हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका अरिंदम बागची। तो वर्तमान में अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। तो उन्हें जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और वो किसका स्थान लेंगे? इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। और जो इंद्रमणि पांडे हैं वो इंडिया वापस आना चाहते हैं, यहाँ पर सर्विस देंगे। दोस्तों, अब सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का मतलब क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का मतलब है कि वह व्यक्ति जो भारत को संयुक्त राष्ट्र में रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वह भारत की तरफ से स्टेटमेंट देगा और कोई भी बात होगी तो भारत की तरफ से अपना पक्ष रखेगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि एक न्यूयॉर्क जहां पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, वहां पर एक स्थायी प्रतिनिधि होता है और एक जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थायी प्रतिनिधि होता है। तो जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है वो है रुचिरा कंबोज। और जहां पर अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र के, वहां पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हो जाएंगे? अरिंदम बागची। यहां पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें 193 सदस्य हैं। इसकी लैंग्वेज है रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बीके मोहंती इरेदा के वित्त निदेशक बने हैं। एमएस धोनी जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मुनीष कपूर आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ऋतिक रोशन मोबी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पीआर शेषाद्री साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल के अध्यक्ष बने हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात यह की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका आशुतोष शर्मा। तो दोस्तों, रेलवे के बल्लेबाज हैं आशुतोष शर्मा। तो उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और युवराज सिंह का जो सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था वो अब टूट चुका है। और वो रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? आशुतोष शर्मा ने। तो दोस्तों, किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? आशुतोष शर्मा ने। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम पर था। आशुतोष ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। और जो युवराज सिंह का अर्धशतक था ये 12 गेंदों में लगाया गया था। तो जो 2007 में टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ ये अर्धशतक लगाया था। बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में रौनक साधवानी अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। भारत
2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा। इसकी घोषणा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने की थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा की है। नीरज चोपड़ा को लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। मणिकांत होबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.23 सेकेंड में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि 100 मीटर दौड़ को उन्होंने 10.23 सेकेंड में पूरा किया है और ये एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है। सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी हाल ही में रोहित शर्मा बने हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले त्योहारों के लिए मंदिरों और उसके आसपास के क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो धार्मिक स्थल हैं, मठ मंदिर हैं, दुर्गा पूजा पंडाल हैं, वहां के आसपास के क्षेत्र की बेहतर साफ सफाई की जाएगी। तो इस अभियान का उद्देश्य है कि धार्मिक स्थलों के आसपास की बेहतर सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनने वाला है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी की बात करें तो इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। विधानसभा की 403, राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके अलावा इसकी सीमा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 45। तो अभी हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है, तो इसमें भारत की रैंक है 45। दोस्तों, ये जो वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी देश में पेंशन की किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार से उसका संचालन किया जाता है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है और इसमें 47 देशों को शामिल किया गया था और इन 47 देशों में भारत का स्थान है 45वां। वहीं अगर हम बात करें 2022 के इंडेक्स की, तो 2022 में 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर था। और इस साल के स्कोर की बात करें तो भारत का जो स्कोर है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन रैंकिंग जो है वो थोड़ी सी नीचे गई है। भारत का 2022 में स्कोर था 44.4। 2023 में जो इसका स्कोर है वो है 45.9। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में जो टॉप 5 कंट्री हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले स्थान पर नीदरलैंड, दूसरे पर आइसलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर इजराइल और 5वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम अंतिम 5 की बात करें तो 43वें स्थान पर है थाईलैंड, 44वें स्थान पर है टर्की, 45वें स्थान पर भारत है, 46वें स्थान पर फिलीपींस है और 47वें स्थान पर अर्जेंटीना है। तो ये है दोस्तों ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के कुछ प्रमुख आंकड़े। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 2023 के कुछ प्रमुख सूचकांक और उसमें भारत की रैंक। तो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें भारत की रैंक 111 है। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक है 47। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 52 रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की 161वीं रैंक है। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में भारत का चौथा स्थान है और फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में भारत का 66वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उनके द्वारा चंद्रयान मिशन पर रंगीन किताबें, ऑनलाइन क्विज और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस वेब पोर्टल का नाम है अपना चंद्रयान। दोस्तों, जो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ऑनलाइन क्विज जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है, तो उसमें 70% से अधिक अंक लाने वाले सभी लोगों के लिए
डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और पहले 1000 विजेताओं को पुस्तकें प्रदान की जाएंगी, यानी कि जो उनके आयु के आधार पर पुस्तकें होंगी वो पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर बात आई है ऐप और पोर्टल की, तो 2023 के कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में सुगम REC ऐप को लॉन्च किया गया है REC लिमिटेड के द्वारा। राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम के द्वारा, PM किसान मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोटक फिन कोटक बैंक के द्वारा, इंश्योरेंस मॉल बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा और अपन बांग्ला पोर्टल पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई पैरा गेम्स यानी एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? तो भारत के 303 खिलाड़ी शामिल होंगे। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले चाइना के हांगझोउ में एशियन गेम्स आयोजित किए गए हैं और अब वहीं पर 22 से 28 अक्टूबर तक एशियन पैरा गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें भारत का जो दल भेजा गया है वो 446 सदस्यीय दल भेजा गया है और इस 446 सदस्यों में से 303 खिलाड़ी हैं। तो भारत के जो पैरा एथलीट हैं वो 17 खेलों में हिस्सा लेंगे और ये जो 303 खिलाड़ी हैं इसमें 191 पुरुष हैं और 112 महिलाएं हैं। पिछली बार जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियन पैरा गेम्स आयोजित किए गए थे उसमें भारत ने 15 गोल्ड मेडल सहित 72 मेडल जीते थे। अभी जो एशियन गेम्स आयोजित किया गया है ये 2022 का एशियन गेम्स आयोजित किया गया है और यह इसका 19वां संस्करण था। मेजबान शहर था हांगझोउ जो कि चाइना में है। इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया है। शुभंकर, कोंग, लियन और चैन था। एशियन गेम्स का पहला संस्करण 1951 में आयोजित किया गया था और 2026 के जो एशियन गेम्स होने वाले हैं ये आईची और नागोया जापान में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और 107 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूरू दशहरा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो अभी हाल ही में कर्नाटक की चामुंडी पहाड़ियों में 10 दिन का मैसूरू दशहरा उत्सव शुरू हुआ है। दोस्तों मैसूरू दशहरा उत्सव को कर्नाटक की संस्कृति के अवतार के रूप में माना जाता है। इस उत्सव में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आता ही है उत्सव की, तो भारत के कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लुई नगाई नी महोत्सव नागालैंड में, किचेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में, टुसु महोत्सव झारखंड में, उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में और चाप चार कुट महोत्सव मिजोरम में, कांग चिंगवा महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। तो ये है कुछ प्रमुख महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है? आंसर है इसका हैती। तो दोस्तों जो हैती देश है उसमें सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी गई है और इस मिशन के तहत हैती में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाएगी और जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है उसकी रक्षा की जाएगी और जो हैती में हिंसा फैली हुई है उसको नियंत्रित किया जाएगा। तो हैती को बढ़ती सामूहिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है जिससे पूरे देश में अराजकता और अशांति की स्थिति उत्पन्न की गई है और इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। दोस्तों अगर हम हैती की बात करें तो यह कैरेबियन सी में स्थित एक छोटा सा देश है और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये एक द्वीप आपको दिखाई दे रहा है और इस द्वीप के दो हिस्से किए गए हैं। तो एक तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक है और एक तरफ हैती है। हैती के अगर हम लोगों की बात करें तो यहाँ पर सामूहिक हिंसा बहुत होती है। यहाँ के लोग जो हैं वो गैंग्स बना लेते हैं, आपस में लड़ते भी हैं और इसके अलावा ये सरकार को नुकसान पहुंचाने का भी काम करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर चोरी होना बहुत आम बात है और किसी चीज को लूटना, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस। क्षेत्रफल के हिसाब से ये कैरिबियन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। राष्ट्रपति हैं एरियल हेनरी और करेंसी है यहाँ की गॉर्डे। अगला क्वेश्चन है गिटेक्स ग्लोबल 2023 का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात प्रौद्योगिकी महोत्सव
जिसे गिटेक्स ग्लोबल बोला जाता है, इसका 43वां संस्करण 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। और यह एक वार्षिक तकनीकी उत्सव है, यानी इसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चा की जाती है। और दोस्तों 2023 की थीम है हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना करने का वर्ष। दोस्तों यह जो उत्सव आयोजित किया जा रहा है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब 3.0, साइबर सुरक्षा आदि पर केंद्रित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं UAE, और दोस्तों ये आप दुबई देख पा रहे हैं, ये है अबू धाबी। तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं सऊदी अरेबिया और ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो दोस्तों जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए तमिलनाडु की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है। और इस प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को EWS यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अब सवाल आ रहा है कि ये सिस्टम क्यों शुरू किया जा रहा है तमिलनाडु में? तो होता क्या है कि रेल की पटरी पर कई बार हाथी आ जाते हैं और वो हाथी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इन्हीं दुर्घटनाओं को बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की जा रही है। तो दोस्तों ये एट्टीमदाई बलियार खंड में प्रणाली शुरू की जाएगी। और ये जो एट्टीमदाई बलियार खंड है ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। बात आई है तमिलनाडु की, तो राजधानी इसकी चेन्नई है, राज्यपाल हैं RN रवि और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर के। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? मुंबई में। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मणिपुर के। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम में। गरबा सॉन्ग माडी किसके द्वारा लिखा गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड के। मार्टी एहतिसारी का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फिनलैंड के। साइकी नामक अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा ने। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। जैसे संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JP कृपलानी और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था गुजरात। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों ने बताया हुआ है गुजरात। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।